क्या मैं कहूँ, क्या क्या करूँ, मौला जतन। छाई उदासी यूं चार सू गुजरे जो दिल पे, सह ना सकूं बढ़ने लगी है मौला थकन। समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? देखो बेटा, जो लोग अपनी मर्जी से गुम हो जाते हैं वो ढूंढने से नहीं मिलते। लेकिन उन्हें ढूंढने का तो दिल करता है ना। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, क्या वाकई आरज़ू तुम्हें मिल गई है? यकीन नहीं आ रहा तो नानो के कमरे में जाके खुद देख ले। लेकिन वो तुम्हें मिली कहाँ से? आप ये चेक करें कि किस्मत कितनी मेहरबान है हम पे। हम हसरत से सोच रहे थे कि काश वो यहाँ पे होती, और आज वो यहाँ पे है ना? कमाल की बात। सच है, खुदा जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। बुड्ढे ने तो बड़ा गेम खेला था अपनी तरफ से, लेकिन सारी चाल उलट पड़ गई। खजाने की कुंजी हमारे हाथ में आ गई। हाँ, मगर अम्मा के होते हुए ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। अरे नानो बेचारी कितना जी लेंगी? जब इतना इंतजार किया है तो 2-4 साल और सही। 2-4 साल? हमारे नसीब में सिर्फ इंतजार ही लिखा है क्या? नहीं भाई नहीं, 2-4 साल बहुत ज्यादा है। जो भी करना है जल्दी करना होगा। ओहो, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आ गई है ना वो, आगे भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। अच्छा एक बात और, अब वो आ गई है ना तो उसको उसकी औकात में ही रखना है। समझ गई ना मेरी बात? समझ तो रही हूँ, मगर तुम्हारी नानो जान ऐसा करने देंगी क्या? हाँ, नानो की तो वो बड़ी लाडली है। अरे नानो जूते की नोक पर रखती थी उसे और उसकी माँ को। रखती होंगी, लेकिन आजकल तो उन दोनों माँ बेटी की तस्वीरों को सीने से लगाए हुए रोती हुई पाई जाती है। जो प्यार उनकी गैर मौजूदगी में उमड़ कर बाहर आ रहा था, उसकी मौजूदगी में छुपेगा क्या? अरे कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। आप माशाल्लाह काफी समझदार हैं और मुझे पूरा यकीन है आप सब कुछ हैंडल कर लेंगे। देख लो, बाद में मुझसे किसी किस्म की शिकायत मत करना। कभी कभी इतनी अजनबी क्यों हो जाती हैं आप? मैं और आपसे शिकायत करूं? मैंने तो हमेशा इकरार ही किया आपसे, बस। अच्छा, अब ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। आज मेरा डिनर के लिए बाहर जाने का मूड हो रहा है। तो चले ना फिर, आज तो वैसे भी जश्न मनाने का दिन है। चल। चुप हो ना मेरी बच्ची, नहीं तो मेरा दिल फट जाएगा। मैं तुझे रोता नहीं देख सकती। दादी, वैसे अब जब भी हमारी लड़ाई हुआ करेगी तो कोई तो होगा जिसकी किलकारियां हमें 2 से 1 कर दिया करेगी। अब बस भी कर दो बेटा। जिनको मोहब्बत की कदर ना हो, उनके जाने पर सोग नहीं मनाया जाता, शुक्र अदा किया जाता है। कितना सुलझा हुआ और मुरव्वत वाला बेटा था मेरा, और अब इसके कमरे में आऊं तो बैठने को कहना तक भूल जाता है। अम्मी आए बैठे।
फोन का क्या हुआ? नहीं मिला ना? आप ठीक कह रही थी, फोन शायद मैं कहीं बाहर ही भूल गया था। घर पे होता तो मिल जाता। तो फिर अब फोन का क्या करना है? मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास फोन ना होने से बड़ी परेशानी हो रही है ना? नहीं जाऊंगा फ्रेंचाइज, सिम रीएक्टिवेट करवानी है, सेल फोन भी साथ लेता हूँ। अब सिम रीएक्टिवेट करवाने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है कि बेटा मैं ये चाहती थी कि तुम अपने बाबा का ही नंबर और उन्हीं का सेल फोन इस्तेमाल करो। जी क्यों नहीं? बस तो फिर ठीक है, फ्रेंचाइज जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी तुम्हारे बाबा का फोन लेकर आती हूँ। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? अब हमारा यहां रहना ठीक नहीं है। कॉमन सेंस की बात, अगर वो अपने घर से गायब है तो उसका मियां उसे जरूर ढूंढेगा, और उसकी तलाश में अगर यहाँ आ गया तो हम तो बैठे बैठाए फिर से लुट जाएंगे। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, वो यहाँ आ ही नहीं सकता। ये तो तुम्हारा अंदाजा है, और दुनिया तुम्हारे अंदाजों के मुताबिक नहीं चल सकती। वो यहाँ जरूर आएगा, और मुझे तो ये डर है कि कहीं अपने साथ पुलिस ना ले आए। मैं तुम्हें कह रही हूं ना, तुम बिला वजह की जिद मत करो। देखो, घर बदलना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कम से कम पछताने से तो बेहतर है। अरे अच्छा खासा घर छोड़ के कहाँ मारे मारे फिरेंगे? देखो, कुछ अरसे की बात है। एक बार प्रॉपर्टी के कागजात पर उसके साइन हो जाए, उसे खुद उसके शौहर की तरफ फेंक कर आए, और फिर अपनी इसी जन्नत को आबाद कर लेंगे। बेचारी आरज़ू पता नहीं किस हाल में होगी। और ये जाहिर भाई, कब से इनका नंबर ट्राई कर रही हूँ, नंबर ही बन जा रहा है। एक बार फिर कोशिश करके देखती हूँ। इतनी देर तक तो कोई अपना नंबर ऑफ नहीं रखता। शायद इन्होंने मेरा मैसेज पढ़ के मुझे ब्लॉक कर दिया। यानी कि आरज़ू का अंदाजा ठीक था। जाहिर भाई अपनी माँ के साथ मिल आरज़ू को धोखा दे रहे थे। अच्छा भला बसा बसाया घर छीन कर कम वक्तों में ना जाने कहाँ बुला फेंका है मुझे। ये फराज तो वाकई आस्तीन का सांप निकला। दिल से आ निकलती है, दुआ देने को दिल भी नहीं चाहता कम वक्त को। क्या हो गया? इतनी बुरी तरह क्यों हंस रही है? तुम्हारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है।
तुम्हारी नानो जान को बिला आखिर पता चल ही गया कि आस्तीन का सांप तुम हो। आपको क्या इल्हाम हुआ? इल्हाम नहीं, ऐलान हुए। तुम्हारी नानो जान बाहर खड़ी तुम्हें कोस रही थी। वैसे मुझे लगता है कि ये घर उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया। जब से यहाँ शिफ्ट हुए उनका मुंह सूजा ही रहता है। अरे एक मिनट, मैं भी आई। हेलो, हाँ नानो की बस। दादी, अरे दादी क्या हो गया? अरे ये दे मुझे, क्या हुआ? अच्छा बैठ लाती हूँ। दादी बैठे बैठे, मैं पानी लेकर आई। दादी अभी थोड़ी देर पहले तक तो आपकी तबीयत ठीक थी, अचानक क्या हुआ? तुम बेटा यहाँ जान का पा रही थी, मैंने सोचा ऊपर से सूखे हुए कपड़े उठा लो। दादी डॉक्टर ने आपको सख्ती से मना किया है सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से। ये क्या करती हैं आप? इतनी जल्दी क्या थी आपको? मैं खाना बनाने के बाद कपड़े उठा के ले आती। तुम क्या नौकरानी हो इस घर की? रही डॉक्टर की बात, उसने तुम्हें भी तो आराम के लिए कहा है। क्या मिल रहा है आराम तुम्हें? और वैसे भी बेटा मैं अपना किया ही भुगत रही हूं। अब खुदा ने रस्सी खींच ली तो अपनी औकात पता चली है। ठीक कहा है किसी ने, मजलूम की आग सीधा आश तक पहुंचती है। अच्छा छोड़े उन बातों को, आप कमरे में जाकर आराम करें, मैं उन लोगों का खाना लगाकर आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, मुझे यहीं बैठे रहने दो, अकेले कमरे में दिल घबराता है। तुम अपना काम निपटा लो, मैं तुम्हारे साथ ही कमरे में चलूंगी। अच्छा मैं बस किचन का काम खत्म करके आती हूँ। पता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान की जिंदगी में जो भी अच्छा बुरा होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई मसलियत होती है। और ये बात सच भी है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम पर परेशानी आई है, और ये ठीक भी है। कभी कभी कोई मुश्किल किसी दूसरी बड़ी मुश्किल को दूर करने के लिए आती है। शायद ये यकीनी और बेयकीनी की कैफियत क्यों? मैं भाई के लिए परेशान हूँ और आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई परेशानी वाली बात है।
अरे जाहिर भाई, आप काफी संभल गए हैं। आज लंच पर भी काफी अच्छे मूड में थे और आंटी भी काफी खुश थी। अच्छा लिसन, अगर तुम्हें मेरी बात से इत्तेफाक नहीं है तो खुल के अपनी राय का इजहार करो। खामोशी तो कंफ्यूजन पैदा करती है ना। आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब इसी खुशी में एक और अच्छी बात बताऊं? जी बताएं। मानो बेटा जरा मेरे कमरे में आओ। मुझे अम्मी बुला रही हैं, मैं जा रही हूँ। खुदाफिज। लिसन, हेलो। इतना अच्छा ससुराल तुम्हें मिल जाएगा तो मैं भी सुकून से मर सकूंगी। ऐसे क्या देख रही हो? मेरी बेटी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि अपनी माँ से अपने दुख छुपा सके। अरे हट, कोई जरूरत नहीं है, अभी तो बेकार कर आइए, फिर शुरू हो गई है। कभी तो आराम कर लिया कर, तुझे तो आराम की जरूरत है। दादी, इसमें कौन सी मेहनत मुशक्कत लगती है, आराम से बैठे बैठे तो दबा रही हूँ। तुम नहीं मानना, जिद्दी तो तुम शुरू से ही हो। दादी, इतने दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, आप एक बार भी अब्बू से मिलने नहीं गई। कोई लेकर जाए तो जाओ ना बेटा, दिन रात दिल तड़पता है मुझे अपने बच्चे से मिलने के लिए, मगर फराज कहता है फांसी की सजा पाने वाले को मुलाकात की इजाजत नहीं देते। झूठा है वो दादी, बेवकूफ बनाया उसने आपको। मैं कानून ज्यादा तो नहीं जानती, मगर ये हो ही नहीं सकता कि सजा याफ्ता लोगों को अपनी फैमिली से मिलने की इजाजत ना हो। बस बेटा, अनपढ़ हूं ना, इन मामलों की समझ बूझ तो है नहीं, जो वो कहता है मान लेती हूँ। दादी, जिस वकील ने अब्बू का केस देखा था, उसका कोई फोन नंबर या एड्रेस है आपके पास? बताया तो है बेटा, इन मामलों की सूझबूझ होती तो बीच में घुसती ना। ये सब तो फराज नहीं देखा था। दादी, क्या ये मुमकिन है कि आप फराज से किसी तरह उस वकील का एड्रेस या फ़ोन नंबर ले लें? अगर वकील का पता मिल जाए तो हमें अब्बू के बारे में सारी मालूमात मिल सकती है कि वो किस जेल में है या कब और कैसे उनसे मुलाकात हो सकती है। मैं कोशिश करती हूँ। जब हम जालिम के जुल्म के सामने चुप रहते तो हमारे अल्लाह का इंसाफ हमारे लिए बोलता है। किसके ख्यालों में होती हो? उसी के जिसने तुम्हें धुतकार कर बाहर निकाल दिया।
ऐसी आवारा लड़कियों का जो अंजाम होता है ना, वो ही हुआ है उसके साथ। जाहिर की अम्मी को मुझसे नफरत है, मैं उनके शौहर के कातिल की औलाद हूँ। बस बहुत हो चुकी, अब तुम नहीं रोकोगी। आज इससे पूछ के रहूंगी ये चाहती क्या है। बुढ़िया आपे से बाहर हो रही है, करती हूँ इसका कोई इंतजाम।